वॉल्यूमिक है पेशेंट। लेकिन जो ये सेल है हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि जितने भी सेल हैं सबको 70 ml ब्लड वापस कर देना चाहिए। जब 70 ml ब्लड वापस करते वेनस रिटर्न होता तो 70 ml घूम कर यहां आ जाता। सोचो अगर ये सेल ही 70 ml वापस ना करे, इनको 70 ml दिया गया और इनसे ये कहा गया कि सिर्फ आप अपने O2 के पार्ट निकाल लीजिए, आप अपने न्यूट्रिशन ले लीजिए और जितना भी बाकी का है सब वापस कर दीजिए और अपने अपने हिस्से का लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा। लेकिन अगर ये सेल ही ज़्यादा यूज करने लग जाएं, जैसे अगर किसी को पर डे 10 रुपये दिए जाएं और उसको 10 रुपये 100 का नोट दे दिया जाए कि तुम 10 दिन बाद 10 दिन तक हमसे नहीं लोगे, और वो 2 दिन में 100 रुपये ख़त्म कर दे, तो वो तीसरे दिन फिर से मांगने लगेगा। सेल्स के साथ ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको कहा जाता है कि मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाना। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है कि सेल्स को जिंदा रहने के लिए जो क्रियाएं करनी पड़ती हैं उनको कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। अब जिंदा रहने के लिए चाहिए होता है ब्लड, तो वो अपने जिंदा रखने के लिए नॉर्मल क्वांटिटी में ब्लड यूज करते हैं और उतनी क्वांटिटी में कार्डिया प्रोवाइड कराता रहता है। लेकिन अगर बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जहां मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, मतलब वो अपने जीने की क्षमताओं या अपने जीने के लिए जो ब्लड यूज होता है उसके यूज को बढ़ा देते हैं, तो उनको ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है। जितना ब्लड प्रोवाइड किया जाता है उसको ज़्यादा यूज करते हैं और फिर वो ज़्यादा मांगते हैं, उनको और ज़्यादा चाहिए होता है। ऐसे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। और सबसे कॉमन अगर हम लोग कहें तो हाइपरथायराइडिज्म में ऐसा होता है, या प्रेगनेंसी में ऐसे होता है कि सेल्स को ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है क्योंकि उनको न्यूट्रिशन बेबी होता है, उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है। ऐसे और भी बहुत सारे हैं जहाँ पर मेटाबॉलिक सेलुलर डिमांड ज़्यादा होती है। तो अगर सेलुलर डिमांड ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा यूज करेंगे और ये वापस उतना ज़्यादा नहीं भेज पाएंगे जितना भेजना चाहिए, और अगर ये भेजने में कमी करेंगे तो धीरे धीरे स्ट्रोक वॉल्यूम जो EDV है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, ये कम हो जाएगा। और एंड डायस्टोलिक EDV अगर डाउन हुआ तो यहाँ से स्ट्रोक वॉल्यूम वीक होगा, और स्ट्रोक वॉल्यूम अगर वीक हुआ तो कार्डियक आउटपुट वीक हुआ, और कार्डियक आउटपुट अगर वीक हुआ तो जो ये सेल्स हैं, अब आप ये समझें कि ये सेल यही है जिसने वापस ही नहीं किया, ये यही वाला सेल है। अब ये खुद क्या उस न्यूट्रिशन को पा सकेगा? नहीं पाएगा, और ये कार्डिया इसको कंप्लीट न्यूट्रिशन दे ही नहीं पाएगा, ब्लड दे ही नहीं पाएगा। कार्डिया अपने प्रेशर को बढ़ाएगा इसको देने के लिए, लेकिन धीरे धीरे अगर ऐसे कंडीशन हो कि ये अपने आप को रोक नहीं सकता है, ऐसी बीमारियां हो तो दिक्कत होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? हार्ट फेलियर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? हार्ट फेलियर। तो दो बातें, एक तो वॉल्यूम कम हो जाए, दूसरा वेनस रिटर्न कम हो जाए। दो बातें, एक तो वॉल्यूम कम हो जाए, हाइपोवॉल्यूमिया हो, और या फिर वेनस रिटर्न ही कम हो जाए। वॉल्यूम ठीक है लेकिन वेनस रिटर्न नहीं हो रहा है कंप्लीट। तो अगर वेनस रिटर्न ठीक नहीं होगा तो EDV डाउन होगा, और EDV अगर डाउन होगा तो क्या होगा? EDV अगर डाउन होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम डाउन होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम डाउन होगा तो कार्डियक आउटपुट डाउन होगा। जितना भी ब्लड यहाँ आता है वेनस रिटर्न से, जितना भी ब्लड यहाँ आ जाता है उसका 50% 50% निकल जाना चाहिए। जितना भी EDV होता है कंप्लीट उसका 50% निकल जाना चाहिए, तो भी काम चलता रहता है फिजियोलॉजिकल। लेकिन अगर 50% से भी कम हो गया तो ये पैथोलॉजिकल साइड में जाना शुरू कर देता है, और 40% से कम हो गया तो अलार्मिंग स्टेटस है।
जितना भी ब्लड यहाँ से इजेक्ट होता है, जितना भी ब्लड यहाँ से इजेक्ट होता है, ये ब्लड जब इजेक्ट हो रहा होता है तो इसका एक फ्रैक्शन होता है, एक रगड़ लगती है इन वॉल्स पे। इनके ब्लड के निकलने से फ्रैक्शन जनरेट होता है, इजेक्ट होने से वॉल्स पे एक फ्रैक्शन जनरेट होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इजेक्शन फ्रैक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन। अब ये इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है? ये जो मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, ये मेनली होता है आर्टिक वॉल्व पे फ्रैक्शन लगता है, क्योंकि यहाँ ऑर्टा है, ये वेंट्रिकल्स हैं, ये ऑर्टा है, तो यहाँ पर ऑर्टिक वॉल्व होगा, क्लेफ्ट्स होंगी ऑर्टा के। और जब ब्लड यहाँ से ऑर्टा ओपन होता है, ऑर्टिक वॉल्व ओपन होते हैं, तो ब्लड यहाँ से बाहर जाता है। तो ब्लड जब वापस बाहर जाता है तो इस ऑर्टा के वॉल्स पे ब्लड फ्रैक्शन करता हुआ जाता है। फ्रैक्शन मतलब रगड़ होना, फ्रैक्शन करता हुआ जाता है। तो इजेक्ट करते हुए फ्रैक्शन को मेजर कर सकते हैं हम लोग कि कितना फ्रैक्शन है। इसको हम लोग कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। ये जब हम लोग इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं तो वहाँ पर मेजर हो सकता है, और उस मेजरमेंट को लिख कर आता है रिपोर्ट पे, इजेक्शन फ्रैक्शन, EF के नाम से देते हैं या फुल फॉर्म लिखते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन जो यहाँ का है वो इजेक्शन फ्रैक्शन 50% ब्लड जब जाता है उसमें परसेंट दिखाते हैं कि कितना इजेक्शन फ्रैक्शन है। उसका मतलब है कि कितना ब्लड, कितने प्रतिशत ब्लड इस पार से उस पार निकल गया। 50% से कम नहीं होना चाहिए इजेक्शन फ्रैक्शन, 50% तक इजेक्ट हो जाना चाहिए, जितना भी EDV है उसका। क्लियर? तो अगर आपको आपके हाथ में कोई इकोकार्डियोग्राफी रिपोर्ट आती है और आप EF देखते हो, EF अगर लेजर देन 50 है तो यस ऑब्वियसली आपको इस पेशेंट को कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर कर देना चाहिए। इस पेशेंट को आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर कर दीजिए, ये वो देख लेंगे, आप ना ही रोको इसको तो अच्छा है। तो EF क्या है? इजेक्शन फ्रैक्शन। क्योंकि आप अगर सोचें तो ये सब चीज़ें, इजेक्शन फ्रैक्शन कम है मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम वीक हो रहा है, तो या तो उसका पहला पॉइंट क्या खराब हो सकता है? मायोकार्डियम। दूसरा पॉइंट क्या खराब हो सकता है? EDV, प्रीलोड उसका खराब हो सकता है। और तीसरा आफ्टर लोड, तीसरा आफ्टर लोड। आफ्टर लोड क्या है? लोड करने के बाद जो वॉल्यूम बचा, आफ्टर लोड मतलब लोड बीच का हो गया जब सिस्टोल हुआ, प्री लोड उसके पहले का वॉल्यूम और आफ्टर लोड उसके बाद का वॉल्यूम। तो इन चीजों पे, इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है स्ट्रोक वॉल्यूम। और इसमें से जब तीनों चीजें नॉर्मल होती हैं तब जाकर एक कंप्लीट स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, तब जाकर इन सेल्स को कंप्लीट O2 प्रोवाइड हो पाता है और कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलता है। फ्री लोड अगर बढ़ाना है, प्री लोड अगर बढ़ना है तो प्री लोड बढ़ने के 2-3 पॉइंट कारण हो सकते हैं। या तो वेनस रिटर्न बहुत ज़्यादा हो, किसी भी कारण से अगर सोचो प्री लोड बढ़ा दिया जाए, कम होने की बातें हुई, बढ़ भी सकती हैं प्री लोड, तो प्री लोड बढ़ने के कारण भी बहुत सारे हैं कि ये जो सेल है कुछ ऐसी बीमारियां हो कि ये सेल उस ब्लड को यूज ही ना करे, न्यूट्रिशन ही ना ले, या किसी कारण से वॉल्यूम बढ़ गया हो, 5 लीटर जो है वॉल्यूम ही बढ़ गया हो। जैसे मान लो किसी को IV लगाया गया और डोज प्रतिदिन उसको 1 लीटर देना था, लेकिन बाय मिस्टेक 3 लीटर 4 लीटर उसको IV इन्फ्यूजन दिया जा रहा है,
तो ये आईवी इन्फ्यूजन जा कहाँ रहा है, आप डाल तो वेन में ही रहे हो ना उसके, तो ये वेन में आएगा, फिर वेना के पास जाएगा जो भी आईवी इन्फ्यूजन हो रहा है, फिर राइट एट्रियम, फिर ये आएगा कहाँ, यही तो आएगा, ऐड होगा, और ये फिर ऐड होकर यहाँ आएगा। तो अगर ज़्यादा डोज में आईवी इन्फ्यूजन होगा तो क्या होगा, हाइपर वीडियो आ रही है, वीडियो आ पा रही है, ओके। तो एक्स्ट्रा लोड देने से, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड करने से, अगर सिस्टम में आप एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड करोगे जो डोज से ज़्यादा होगी, जैसे आईवी इन्फ्यूजन मैंने एक एग्जांपल लिया कि होता है, बहुत बार मिस्टेक्स होते हैं, तो आईवी इन्फ्यूजन अगर एक्स्ट्रा डोज में होगा तो ये वेनस रिटर्न में ऐड होगा और ये वापस आकर कहाँ आएगा, प्री लोड बढ़ाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, इस टोटल सिस्टम को की सेल से लेकर कैपिलरी, वेन्यूल, वेन, वेना केवा, और इस पूरे सिस्टम को अगर हम लोग एक नाम दें तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग कहेंगे वेनस रिटर्न। जो ब्लड इस साइड से इस साइड आ रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेनस रिटर्न, वेनस रिटर्न। तो अगर वेनस रिटर्न बढ़ जाए तो प्रीलोड बढ़ जाएगा, वेनस रिटर्न कम हो जाए तो प्रीलोड कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, वेनस रिटर्न। दूसरी चीज, तो प्रीलोड बढ़ने के कारण मैं गिना रहा हूं कि कैसे कैसे प्रीलोड बढ़ सकते हैं। तो पहला पॉइंट कि वेनस रिटर्न बढ़ जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए, पहला पॉइंट वेनस रिटर्न बढ़ जाए। दूसरी चीज, डायस्टोलिक पीरियड कितना होना चाहिए, 5 सेकेंड। वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक पीरियड होना चाहिए 0.5 सेकेंड, और 0.5 सेकेंड के बाद सिस्टोल शुरू हो जाना चाहिए। मतलब ओपन रखना है, जितनी देर ओपन होगा उतनी देर फिल होता रहेगा, और जब सिस्टोल शुरू हो जाएगा, जब प्रेशर अंदर से बढ़ेगा, जब ये ओपन होगा तो इधर से ब्लड आता रहेगा, लेकिन जब ये खुद क्लोज होना शुरू हो जाएगा तो ऑब्वियसली इधर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इधर कम प्रेशर होगा, तो ये वाला प्रेशर इधर डोमिनेट करेगा, तो अगर कुछ आ भी रहा होगा तो वो वापस चला जाएगा क्योंकि इधर ज़्यादा प्रेशर है। और ये प्रेशर, इधर प्रेशर तब बढ़ जाए जब ये कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू हो, सिस्टोलिक पीरियड शुरू हो। अगर किसी कारण से डायस्टोलिक टाइमिंग बढ़ जाए, 0.5 सेकेंड जो डायस्टोलिक पीरियड है, अगर किसी कारण से ये 0.5 सेकेंड बढ़ जाए, सोचो 0.7 सेकेंड, 0.6 सेकेंड तक हो डायस्टोलिक पीरियड, तो जब तक ये ओपन होगा तब तक वेनस रिटर्न आता रहेगा, तो प्रीलोड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। 0.5 सेकेंड में ही एक नॉर्मल वॉल्यूम्स कलेक्शन हो जाता है, लेकिन अगर 0.6 सेकेंड टाइम दिया जाए, 1 सेकेंड ज़्यादा टाइम दिया जाए और फ्लूइड तब भी ऐड होता रहेगा आकर वेनस रिटर्न से, तो बढ़ जाएगा। तो प्रीलोड बढ़ने का दूसरा कारण क्या है, डायस्टोलिक पीरियड बढ़ जाना। दूसरा कारण है डायस्टोलिक पीरियड बढ़ जाना। डायस्टोलिक पीरियड बढ़ जाना। तो ये प्रीलोड को बढ़ाने के कारण। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे कि सिर्फ प्रीलोड घटने से ही कार्डियक फेल्योर नहीं होता है, प्रीलोड बढ़ने से ही कार्डियक फेल्योर होता है। अगर नीड से ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ आने लग जाएगा तो कार्डियक लोड बढ़ता है, इसी को हम लोग कहते हैं कार्डियक लोड बढ़ रहा है। तो अगर इस पे एक्स्ट्रा लोड आता रहेगा तो ये बहुत देर तक इस लोड को संभाल नहीं पाते हैं और कुछ देर बाद कार्डिया पंप करना बंद करना शुरू कर देता है, लूज हो जाता है अपने काम को लेके। इस पूरे एग्जाम्पल को मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा,
जैसे यहां तक कुछ समझ में आया? प्री लोड क्या है? इस पूरी कहानी को अगर हम लोग समझें तो एग्जाम्पल देता हूं मैं। जैसे स्लॉप है, एक स्लॉप है, ये एक स्लॉप है और आपके पास एक डोंकी है, ये आपके पास एक डोंकी है। नॉर्मली करना क्या है कि इस डोंकी को यहां तक आना है, इस डोंकी को यहां तक आना है। तो इस डंकी को यहां तक आने के लिए ये जो स्लॉप है, ये अगर इतने ही डायमीटर पर रहे तो हम लोग ऐसे हैं एक इमेजिनरी सोचते हैं कि ये जो डोंकी है इसके पास उतना पावर है कि ये नॉर्मली यहां तक आ सकता है, यहां तक आ सकता है। इस डोंकी के ऊपर कुछ वजन लेकर आपको आप भेज रहे हैं, इसको कुछ वजन दे रहे हैं, आप इसके पीठ पे कुछ लाद कर यहां भेज रहे हैं कि वहां तक पहुंचाना है। तो समझना यह है कि एक तो एंटी ग्रेविटी इस डंकी को चढ़ना है, दूसरा कुछ वजन लेकर चढ़ना है। अब अगर जितनी ताकत इसमें है, इस डंकी में जितनी ताकत है, उस हिसाब से उतनी ही क्वांटिटी में अगर इसको वजन दिया जाए तो ये इजीली यहां तक आ जाएगा। इस पूरी कहानी में जो ये वजन है ये है EDV, ये है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम EDV। ये जो डोंकी है ये है कार्डियक मसल, ये क्या है? कार्डिया, ये क्या है? कार्डिया। अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम नॉर्मली जितना होता है उतना ही अगर दिया जाए, और ये जो है, ये जो स्लॉप है ये है रेजिस्टेंस, ये रजिस्ट करेगा जब आप एंटी ग्रेविटी जाएंगे तो ये क्या है? रेजिस्टेंस, जो आपको रजिस्ट करता है ऊपर आने से। तो जब कार्डिया ब्लड पंप कर रहा होता है तो ब्लड को अंदर से बाहर जाने के लिए रजिस्ट होता है, तो ब्लड वापस आना चाहता है। लेकिन क्योंकि जब डंकी हेल्दी होगा तो ये नॉर्मली ऊपर आ सकता है। समझ में आ रही बात? इजेक्शन फ्रैक्शन नहीं, EDV आल्सो नॉट EF। EDV मतलब कार्डिया में जितना वेनस रिटर्न आया और एंड डायस्टोल खत्म होने तक जितना वॉल्यूम बचा। EF मतलब होता है जितना बाहर निकल गया, जितने प्रतिशत हार्ट से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, वो है EF, इजेक्शन फ्रैक्शन। वो दोनों अलग है। तो ये जो डोंकी है इसको नॉर्मली आपको यहां ले जाना है और इसमें 3-4 चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक तो EDV, दूसरा कार्डिया। डोंकी क्या है? कार्डिया है। मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं हूं कि दिल गधा है या गधा है दिल, लेकिन हम लोग पढ़ सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं कि ये जो कार्डिया है इसको एंटी रेजिस्टेंस जाना है। इसके लिए जरूरी है कि कार्डिया हेल्दी हो, जो डोंकी है ये हेल्दी हो। दूसरी चीज, जो वजन किया डाला गया है कार्डिया के ऊपर, जो EDV है ये ज्यादा ना हो, ये ज्यादा ना हो, तो ये नॉर्मल है। दूसरी चीज, अगर हम लोग
एक फिगर और बनाते हैं तो समझ में आएगा। ऐसा ही एक फिगर और बनाते हैं, एक स्लॉप बनाते हैं। कि कब कब कार्डिया फेल होने लगता है। सोचो, ये जो डंकी है ये नॉर्मली ऊपर जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, लेकिन पॉइंट नंबर 1 ये नॉर्मल था। पॉइंट नंबर 2, अगर इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा वजन डाल दें, नॉर्मली सोचो, अगर सोचो कभी तुमने गधे पाले हो तो, या कभी फ्यूचर में पालना पड़े हम लोगों को, क्या हो सकता है। अगर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वजन डाला जाए तो क्या नॉर्मली ये इस रेजिस्टेंस को यहाँ तक पहुँचा पाएगा? नहीं पहुँचा पाएगा। इस गधे के एग्जाम्पल से, इस डोंकी के एग्जाम्पल से हम लोगों को कार्डिया समझना है। वजन क्या है? EDV है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अगर बहुत ज़्यादा होगा कार्डिया में, एक हद तक एक पॉइंट आता है जहाँ पर वजन आप रखते हो तो ये इस वजन को यहाँ तक इजीली पहुँचा लेता है। लेकिन मान लेते हैं, आप कहें कि EDV बढ़ने से तुरंत इतना ज़्यादा ना बढ़े, हो सकता है थोड़ा सा बढ़े, तो जो थोड़ा सा जब बढ़ता है तब कार्डिया को प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हो सकता है कि ये डोंकी भी उतना लेकर ऊपर चढ़ जाए, और उतना लेकर ऊपर चढ़ ही जाएगा। और अगर कार्डिया को हम लें तो अगर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़े, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़े, तो कार्डिया पंप कर लेता है, इवन मोर बेटर पंप करता है।